नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ है रूपिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। वायुसेना आज अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। हिंडन एयरबेस पर एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। सारंग हेलीकॉप्टर का ये करतब और तालमेल देखकर लोग दंग रह गए। तेजस का तेज भी पहली बार देश ने देखा। ये पहला मौका था जब तेजस फ्लाई पास्ट में शामिल हुआ था। एयरफोर्स की एयरबैटिक्स टीम ने वायुसेना प्रमुख को एरियल सैल्यूट दिया। पैराजंपर्स की शानदार लैंडिंग देखने लायक थी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पठानकोट उरी हमले से साफ हुआ कि हम कैसे हालात में जी रहे हैं। Courses have been conducted to increase security training and consciousness, physical fitness and combat efficiency of our air warriors. मिराज, जगुआर, 17 ग्लोब मास्टर और मिग लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में जौहर दिखाए। इंडियन एयरबेस पर हुए कार्यक्रम में सेना प्रमुख दलबीर सिंह और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पहले फ्लाइट स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 है। नए स्क्वाड्रन में सिर्फ 2 स्वदेशी तेजस शामिल हैं। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस के विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6,560 किलोग्राम है। 1932 में स्थापना के वक्त एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1950 में इसका नाम बदल दिया गया। रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। शोपियां में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को आज आखिरी सलामी दी गई। शोपियां में कल रात 8:30 बजे हुए आतंकियों के हमले में पुलिस का एक कांस्टेबल नजीर अहमद शहीद हो गया। शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई, जबकि एक और कांस्टेबल जहूर अहमद घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले थे। घायल पुलिसकर्मी को सेना के बेस अस्पताल ले जाया गया है। पूरे इलाके को घेर कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, उनकी क्षमता पर, और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो इसलिए कि दिन रात हमारे जवान सीमाओं पर और सीमाओं के भीतर नजर रखे हुए हैं। पिछले 1 महीने में आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में कई पुलिस चौकियों पर हमला किया है। अलग अलग हमलों में आतंकी 20 राइफल लूट कर ले गए। 6 अक्टूबर को हंदवाड़ा में आतंकियों ने 30 राष्ट्रीय राइफल्स के लांगेट कैंप पर हमला किया था। तीनों आतंकी मारे गए थे। 6 अक्टूबर को ही घुसपैठ की 4 कोशिशों को नाकाम किया गया था। घुसपैठ की 3 कोशिशें नौगाम सेक्टर में अलग अलग जगहों पर हुई थी और एक रामपुर में। नौगाम में 4 आतंकी मारे गए। हंदवाड़ा में हुए हमले में आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। उनके पास से पाकिस्तान में बनी दवाइयां भी मिली थी। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 12 साल के बच्चे की मौत के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में तनाव है। प्रदर्शनकारियों के मार्च के दौरान 12 साल का बच्चा पैलेट गन से घायल हो गया था। बच्चे को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बंद के दौरान प्रदर्शन और हिंसक झड़पों में जुलाई से अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठे सवालों के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विकल्प तलाशने का काम 7 सदस्यों की कमेटी को सौंपा था। एक्सपर्ट कमेटी ने पैलेट गन की जगह पावर शेल्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पावर शेल्स में मिर्ची पाउडर होता है जो कम खतरनाक होता है। घटना के खिलाफ आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। कश्मीर में अलगाववादियों के बंद के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। कश्मीर के स्कूल कॉलेजों में इसी तरह के हालात हैं। क्लासरूम खाली है, न बच्चे हैं न टीचर। बंद की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चों के सालाना एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी आधा सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है। स्कूलिंग है, एजुकेशन है, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने उन्हें दबा के रखा है और उनके गुंडे उनको बाहर जाने नहीं देते हैं। यहाँ तो विंटर्स में वैसे एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ होता है। यही कुछ महीने थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे और एग्ज़ाम्स होते थे, कंडक्ट होते थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी मुश्किलात है बच्चों को। बच्चे ट्यूशन सेंटर तो दूर की बात है, घर में भी पढ़ नहीं सकते क्योंकि हालात ही वैसे बने हुए थे। टीयर के शेलिंग हो या फायरिंग हो। 3 महीने से बिल्कुल घर में बैठे हैं, हमने कोई कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे डेटशीट में कुछ तब्दीली आए।
8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 100 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। कश्मीर में 10 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। जम्मू कश्मीर सरकार को सेब की खेती से मिलने वाले रेवेन्यू में 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। पंपोर हमले में शहीद हुए जवान वीर सिंह के परिवार को सीआरपीएफ से एक चिट्ठी मिली है, जिसमें बताया गया है कि 31 अक्टूबर को योद्धा स्मरण दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। फिरोजाबाद में ये शहीद जवान वीर सिंह का घर है। शहीद वीर सिंह की अब यही निशानियां बची हैं। परिवार सीआरपीएफ से मिली इस चिट्ठी को गौर से पढ़ रहा है, क्योंकि चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल की जयंती को स्कूलों में योद्धा स्मरण दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। फिरोजाबाद के जिस स्कूल में शहीद ने पढ़ाई की थी, उस स्कूल में शहीद के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे बाकी बच्चे भी प्रेरित हो। मेरे लिए लेटर भी एक भिजवा दिया है मेरे पति के लिए। जौन स्कूल में शिक्षा मिली है उसमें वो मूर्ति बनवाना चाहिए। उन्होंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की है उनके यहाँ हम एक मूर्ति बनवाएंगे। पहले तो परमिशन लेंगे प्रिंसिपल से, यदि प्रिंसिपल अलाउ करते हैं, ज़मीन देते हैं वो मूर्ति बनवाने के लिए तो कोई बात नहीं अगर वो मना करते हैं तो हाँ उनकी एक फ़ोटो लगेगी ऑफिस में। एक लेटर भेजा है हमारे पिताजी के लिए उनकी मूर्ति बनवाने के लिए कि जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वहाँ उनकी मूर्ति बननी चाहिए। वीर सिंह 25 जून को पंपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद के परिवार को 31 अक्टूबर को स्कूल में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। कोशिश इस बात की गई है कि शहीद की गाथा सुनकर स्कूली बच्चे प्रेरणा ले सकें। अमृतसर में आज पुलिस को 11 हैंड ग्रेनेड मिले। सभी हैंड ग्रेनेड पर जंग लगा हुआ है। पुलिस को खबर मिली थी कि संधू कॉलोनी के पिछले हिस्से में बने रेल ट्रैक पर कुछ संदिग्ध सामान पड़ा है। तलाशी ली गई तो पता लगा कि 11 जंग लगे हुए बम हैं। बम एक बोरी में रखे गए थे। जीआरपी और पुलिस के तलाशी अभियान के बाद सेना को भी बुलाया गया। रेलवे ने इस ट्रैक से निकलने वाली सभी गाड़ियों को कुछ समय के लिए अमृतसर और बाकी स्टेशनों पर रोक दिया और बम निरोधक दस्ते को घटनास्थल पर बुलाया गया। पंजाब में सीमा से सटे 10 किलोमीटर तक के इलाकों को खाली करा लिया गया है। ज्यादातर रिलीफ कैंप गुरुद्वारों में बनाए गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था एसजीपीसी देख रहा है। बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट के बाद करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान से सटा इंटरनेशनल बॉर्डर 2313 किलोमीटर लंबा है, जबकि जम्मू कश्मीर में एलओसी की लंबाई 772 किलोमीटर है। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में घायल हुए व्यक्ति को वाराणसी रेफर किया गया है। हैरान करने वाली तस्वीरें मऊ जिले के भीटी बाजार इलाके की हैं। ये शख्स दुकान में घुसकर कारोबारी पर गोलियां चलाता है। पास में बैठा शख्स उठकर विरोध करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे भी गोली मार दी जाती है। जिस कारोबारी पर 2 गोलियां चलाई गई उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि जिस व्यक्ति को बाद में गोली मारी गई उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कारोबारी रमानंद सिंह का बैटरी का कारोबार है। अखिलेश राय नाम के जिस व्यक्ति की मौत हो गई उसकी इसी बाजार में दुकान है। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम बना दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में भीटी चौकी के पास में एक बैटरी मिठाई गोली लगी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में हत्या की 4732 और डकैती की 3673 वारदात हुई। यूपी में 2015 में रेप की 3026 वारदात हुई। रोजाना बलात्कार की 8 वारदात हुई। अपहरण के 10,156 मामले दर्ज किए गए। औसतन रोजाना एक महिला का अपहरण हुआ। चुनाव आयोग ने सरकारी पैसे और मशीनरी का दुरुपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। सरकारी पैसे और मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने पर राजनीतिक दलों की मान्यता निलंबित कर दी जाएगी। चेतावनी के बाद भी नहीं मानने पर पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है। राजनीतिक पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल वो पंजाब के चुनाव कार्यों के लिए कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला किया है। ये सिर्फ आचार संहिता लागू कराने के बाद ही उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसका माहौल 6 महीना पहले से बन जाता है, कम से कम 6 महीना पहले से। तो उन सारी चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये जो जनता का पैसा है वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये निंदनीय है।
उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह हाथी का सार्वजनिक स्थलों में इस्तेमाल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में बीएसपी के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। बीएसपी पर सार्वजनिक स्थलों में हाथी की मूर्तियां बनाकर चुनावी फायदा लेने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी राय ली थी। दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापन के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट रखा। विपक्ष ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। चुनाव आयोग का फैसला ऐसे वक्त आया जब उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गोवा में परफ्यूम डिजाइनर मोनिका गुर्डे मर्डर केस में पुलिस को किसी करीबी के हाथ होने का शक है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि हत्या करने वाला मोनिका का परिचित हो सकता है। पुलिस के मुताबिक घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है। घर में सामान भी सही सलामत दिख रहे हैं, जिससे पुलिस चोरी या लूटपाट की आशंका से भी इनकार कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला है। जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इनमें 2 टीमें गोवा पुलिस की हैं, जबकि 2 टीमें बाहर से बुलाई गई हैं। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मोनिका से अलग रह रहे फोटोग्राफर पति भरत भी चेन्नई से गोवा पहुंच चुके हैं। So on that the police came and found that dead body of a lady was found in the one of the bedroom with both the hands tied with the back of the bed and the lower part was nude. मोनिका नागपुर की रहने वाली थी। 2011 में गोवा आई थी। पुलिस के मुताबिक कॉम्प्लेक्स से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है। मोनिका ने मुंबई के जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से फोटोग्राफी का कोर्स किया था। परफ्यूम में मोनिका की महारत को देखते हुए उन्हें लेडी ऑफ स्मेल भी कहा जाता था। इस बीच आज मोनिका का पोस्टमार्टम भी किया जाना है। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में चाइनीज बल्ब की वजह से लोगों की आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा है। राजनंद गांव के सुकुल देहान इलाके में नवरात्रों के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी चमक बढ़ाने के लिए चाइनीज बल्ब लगाए गए थे। बारिश की वजह से 6 चाइनीज बल्ब फट गए, जिससे निकली जहरीली गैस की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। कई लोगों की आंखों में सूजन आ गई। इलाज के लिए गाँव के स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया। शुरुआत में लोगों ने रात भर जगे रहने को जलन की वजह माना, लेकिन सूजन की वजह से सुबह कई लोग आंख नहीं खोल पाए। जिला प्रशासन ने 15 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी। जिले के सीएमओ भी खुद मामले पर नजर बनाए रखने के लिए गांव में मौजूद हैं। महीने भर पहले छत्तीसगढ़ के ही बालोद जिले में भी चाइनीज बल्ब फटने से 800 लोग घायल हो गए थे। हैती में तबाही मचाने के बाद अब मैथ्यू तूफान अमेरिका की ओर बढ़ चला है, जिससे फ्लोरिडा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। मैथ्यू तूफान ने लैटिन अमेरिका के कैरिबियाई देश हैती में बड़ी तबाही मचाई है। करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यूबा, जमैका, डोमिनियन रिपब्लिक और बहामास में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब तूफान ने अपना रुख अमेरिका की ओर कर लिया है। फ्लोरिडा में 4 लोगों की मौत की खबर है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति ओबामा ने अगले 72 घंटे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मैथ्यू तूफान की वजह से अमेरिका के 6 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। कई इलाकों तक सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई जा पा रही है मदद।